हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो हम बात करेंगे आज मोशन इन प्लेन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन का फर्स्ट टॉपिक, वेक्टर। वेक्टर आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे कि वेक्टर क्या होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वही वेक्टर होता है। क्या कभी आपने सोचा कि वेक्टर कहाँ से आया है, ये कैसा वर्ड है? ये कभी सोचा? नहीं सोचा होगा। देखो, जो वेक्टर वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है। ये वर्ड कैसा है? ये वर्ड है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से आया है ये वेक्टर। और इसका जो मीन्स होता है, वेक्टर का मीन्स जो होता है वो है कैरियर। क्या होता है बेटा? कैरियर। ठीक है, तो यहां से इसकी स्टार्टअप होती है। तो कैरियर का मतलब ले जाने वाला, और जो कोई ले जाएगा ना, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे, कैरियर ले जाने वाला है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। जी हाँ, कैसे? आप ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स कैरियर सुने होंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह में कि वर्ड यूज होता है गुड्स कैरियर, सामान ले जाने वाला। तो गुड्स जो कैरियर होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। यहाँ से माल उठा और किसी दूसरी जगह माल गिर गया। वो ट्रांसपोर्ट सामान जो भी है उठा वहां से और जाके दूसरी जगह गिर गया। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और दूसरी जगह क्या होता है, उसका एंडिंग पॉइंट होता है। इसलिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का वो होता है एरो से। किससे होता है? एक एरो से, जिसका ये एरो का जो ये हेड है, ये हेड, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और इसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब इसका पीछे का हिस्सा। आप जनरली बोल सकती हो, लेकिन ये एक्चुअल में जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है। और ये सर क्या है? एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट। क्लियर? और साथ में जो एरो का हेड है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, ये जो वर्क हो रहा है, जो पॉइंट है, जो भी कोई वैल्यू है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये शो कर रहा है। तो टेल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और हेड का मतलब उसका एंडिंग पॉइंट। और हेड जनरली जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को। तो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को। और जो इसकी लेंथ होती है, ये पूरी लेंथ, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो मतलब आप कह सकते हो हेड ऑफ एरो। तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। और जो इसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ एरो, ये दिखाता है मैग्नीट्यूड को। किसको दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड को। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होते हैं, वो क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं। आप ये कह सकते हो दोज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो क्वांटिटीज अपने साथ में मैग्नीट्यूड भी रखती हो और साथ में डायरेक्शन भी रखती हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हो वेक्टर को। दोज क्वांटिटीज have magnitude as well as direction, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और इसकी एग्जांपल्स आप बता सकती हो बेटा। एग्जांपल्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, ETC। ये सब क्या है बच्चों? ये सब डिस्प्लेसमेंट
एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, जो भी आपने यहां पर देखा वो सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है, स्केलर नहीं होती है। क्लियर? तो मैं चाहूंगा कि वीडियो स्टॉप करके आप इतनी बातें तो जरूर नोट कर लीजिए। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो बेटा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसकी आगे की कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, जब तक बेटा वेक्टर को जानोगे नहीं, इसके सवाल आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कैसे समझें, है ना। तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या है? एक एरो। आप एरो बना दोगे जिसमें उसका जो लेंथ है, लेंथ वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड डायरेक्शन। वेक्टर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या है? कैरियर, ले जाने वाला, कैरी करने वाला। तो ठीक है, ये थोड़ा डिफिनेशन के बारे में, कुछ एग्जांपल के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फील आ जाएगा उसका बढ़िया सा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कोई कार ईस्ट में 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। अ कार, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अ कार travels in east with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात को रिप्रेजेंट करना है कि 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन। तो इस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ईस्ट में? तो देखो, आप इधर ईस्ट मान लीजिए, इस डायरेक्शन में क्या मानिए? ईस्ट। तो हमने इधर ले लिया ईस्ट, चलो ईस्ट ले लिया। क्लियर? अब डायरेक्शन तो फिक्स हो गया भाई, ईस्ट है ये। 40 मीटर पर सेकेंड को कैसे दिखाएं? तो क्या हम 40 मीटर पर सेकेंड दिखा सकते हैं? और दिखाएं तो कैसे दिखाएं? ये 40 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड आपको पता है हमेशा रिप्रेजेंट होता है इसके एरो के लेंथ से। एरो का जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड बताता है। तो करेंगे क्या? आप 40 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे? इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड करेंगे? लेट कर लेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? यस, 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर पर सेकेंड कितना होगा बेटा? कहोगे 4 सेंटीमीटर। यस, हाँ सर, सही बात है। अब क्या करें? कुछ मत करो, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दो। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहां तक 4 सेंटीमीटर बन गया 40 मीटर पर सेकेंड आपका। है ना। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है बच्चों वेक्टर का। ठीक है, तो करेंगे क्या? जो भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा, आप कुछ पार्ट में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में, मतलब मैक्सिमम को उसके लिए छोटी सी एरो खींचनी पड़ी, उसकी लेंथ कितना आप खींच सके अपने कॉपी में। तो उसके हिसाब से अब जैसे 40 है तो हमने 10 मीटर पर सेकेंड को क्या किया? 1 सेंटीमीटर कह दिया। तो 1 सेंटीमीटर खींच लिया, फिर 1 सेंटीमीटर खींच लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 4 बार कर दिया। 40 मीटर पर सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया लेंथ के फॉर्म में, डायरेक्शन हो गया ईस्ट। तो यही है बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इसके आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कैसे हम लेते हैं, डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें बेटा। ओके, तो ये है वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन भी हो चुका है, और हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें सभी डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप एक प्लेन बनाएंगे बढ़िया सा, एक प्लेन हो गया। तो एक प्लेन में इस डायरेक्शन दिखाइए आप ईस्ट, क्या दिखाएंगे? ईस्ट।
तो इसके जस्ट अपोजिट दिखाएंगे वेस्ट, और यहां से परपेंडिकुलर इस साइड चलेंगे तो ये बनेगा नॉर्थ। सर इतना तो हमको भी पता है, पता होगा भाई। तो इस साइड में क्या बनेगा, वेस्ट। क्लियर? ये आपका बिल्कुल स्टार्टअप पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। मतलब इसे आप ओरिजिन मान के चलोगे हमेशा। जब भी वेक्टर आप अप्लाई करोगे डायरेक्शन को लेकर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के भी सवाल अगर आते हैं तो आप ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप किधर बनाओगे, आप यहां से इस साइड बनाओगे 30 डिग्री, यहां से इस साइड बनाओगे। तो ये एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए एक बात याद रखना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलती हो, कैसे चलते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल होगा ना वो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज अगर आप चलते हो इसी फ्रेम में क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होता है मतलब इस डायरेक्शन में, एंगल को हम लोग लेते हैं क्या, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आपसे दे दिया जाएगा कि 3 यूनिट्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री -45 डिग्री, क्या यूज करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हम कहें कि 3 यूनिट्स एंड 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये कैसे बनाएंगे। तो यहां से पहले क्या करिए, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, मतलब आपको यहां से ऐसे चलना है, ऐसे, मतलब किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हमने यहां से एक क्या किया, पॉइंट ले लिया, ये क्या लिया, पॉइंट, इसको दिया डायरेक्शन ऐसे। क्लियर? और ये एंगल हमने बनाया किधर, इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे दिखाएंगे। ये है 45 डिग्री, कहां से, ईस्ट के नॉर्थ में, अब 3 यूनिट्स लेना है तो इस पूरे लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स तो आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अगर आपसे कहा जाए 4 यूनिट्स एंड -30 डिग्री फ्रॉम साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ से, ईस्ट ये है, साउथ ये है, तो आप किधर जाएंगे, ऐसे चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज। इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो आप ये इस डायरेक्शन में चले हो, इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट के साउथ में, है ना, साउथ से या साउथ के ईस्ट में। तो हम अगर इधर चल रहे हैं तो माइनस में है, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये 30 डिग्री नेगेटिव होगा। क्लियर है? जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। आपसे कहा जाए साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साउथ में, ईस्ट ये है, साउथ इधर है, ईस्ट के साउथ में आपको जाना है। क्लियर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का ईस्ट के नॉर्थ में। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहता, सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ ये है, उसके ईस्ट में इधर, तो कितना एंगल है, 45, तो यहां 45 बन जाता। तो ये है डायरेक्शन बनाने के तरीके, और वेक्टर में बहुत ही हेल्पफुल होता है इसका। तो
तो मैं चाहूंगा इसको नोट करिए वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। क्लियर, ओके। तो अब हम इसको करेंगे इरेज और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का जो बंटवारा है ना, डिवाइडेशन, वो बड़ा ही अजीब तरीके का है। अजीब तरीके मतलब वेक्टर को मोशन इन प्लेन के अकॉर्डिंग कुछ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्शन के हिसाब से कुछ और तरह से बताया गया है, और साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी के बेस पर, एक्टिविटी मीन्स कह सकते हो उसके मूविंग के दौरान, मोशन के दौरान, शिफ्टिंग के डायरेक्शन में के दौरान, ये कह लीजिए वो कुछ अलग डिवाइडेशन है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर कुछ अलग है। तो फाइनली हम अलग अलग पढ़ेंगे, या कह लीजिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक्स वाई प्लेन, ये इसका ओरिजिन है। यहां कोई है पॉइंट P, एक पार्टिकल है, मान लो मोशन कर रहा है किसी प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन है, ये मोशन में है, ऑलरेडी मोशन कर रहा है। अभी कहां पे है? P पे। तो इसका हम पोजीशन अगर देखें तो कहां से देखेंगे? किसी न किसी रेस्पेक्टेड पॉइंट यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करेंगे? पोजीशन चेक करेंगे। तो अगर मैं O से P तक का पोजीशन चेक करूं तो O से P क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे और एक डायरेक्शन दे देंगे, इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर OP क्या बन जाता है? हमारा पोजीशन वेक्टर है। मतलब पोजीशन मतलब ये कितना दूर है इससे, कितना दूर है। तो P का पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर। अब यही अगर पार्टिकल इस पोजीशन से मूव कर जाए यहां पे, यहां आ जाए पॉइंट Q पर, तो कहेंगे ये शिफ्ट हो गया कहां पे? Q पे। अब इसका पोजीशन क्या होगा? अब इसका पोजीशन आप ये बताओगे। अब इसका पोजीशन ये है। क्लियर? अब इसका जो पोजीशन है मतलब वो पार्टिकल P से Q तक शिफ्ट हो गया। तो अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है OQ। तो OQ क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल कह लीजिए, या ऑफ Q कह लीजिए। वो पार्टिकल Q पर है तो Q का मान लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू O के रेस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर है ये। लेकिन जो P से Q तक हुआ है यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन मिला है वेक्टर PQ, ये वेक्टर PQ क्या है? इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं हम लोग तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं। हमेशा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन क्या है? OQ, यानी वेक्टर OQ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर OP माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ये मूविंग के दौरान है, कोई मोशन है प्लेन में, तो उस कंडीशन हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। अगर वही पार्टिकल Q से P तरफ शिफ्ट हो, कहां से? Q से P की तरफ से, तो वेक्टर QP क्या हो जाएगा? ये भी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और तब इसे निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ। इससे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बच्चों? तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर है,
ये तब हम कैलकुलेट करेंगे जब कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? मोशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तरफ शिफ्ट हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। क्लियर? ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, मतलब अनदर टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ये था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर एंड एक्सियल वेक्टर क्या होती है ना। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं, है ना। और फिर सम डिफरेंट टाइप के और भी वेक्टर्स हैं छोटे छोटे, उनका भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। अ वेक्टर हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, etc, मोमेंटम लाइक दिस, etc, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसकी इंटेंसिटी। तो ये सब क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स होते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। जैसे फोर्स अप्लाई करते ऐसे, तो जहां आप फोर्स अप्लाई करोगे वहां एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो फोर्स जिस डायरेक्शन होगा, कहां तक कितना फोर्स अप्लाई करोगे, तो एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उससे हम लोग कहेंगे पोलर वेक्टर। अब पढ़ेंगे इसका एक्सियल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट ना हो और वो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो। अ वेक्टर रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट दिखाता हो एंड डायरेक्शन किसकी हो? अलोंग, डायरेक्शन इज अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हो उसका, उसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्सियल वेक्टर। और उसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल से, है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे आप बता सकते हो, एग्जांपल जैसे कि आपका एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, etc। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं। और इसका जो हम निकालते हैं, ये मोशन इन प्लेन में, अगर मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में लाइक दिस, ऐसे, ये है आपका क्या? ऐसे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन मतलब रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, अलोंग एक्सिस होगा, अलोंग एक्सिस डायरेक्शन मिलेगा। अगर यही हमारा प्लेन में, इसी प्लेन में वो बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे लाइक दिस, और एक्सिस ये है, तब राइट हैंड थंब रूल ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे इस तरह से लाइक दिस, तो डायरेक्शन किधर मिलेगा? नीचे की तरफ मिलेगा। डायरेक्शन किधर मिलेगा? नीचे की तरफ। तो इसमें एक एक्सिस के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है, इसमें भी एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज मूव कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये डायरेक्शन सिर्फ इसी एक्सिस के अलाउंग मिलेगा। ये जो डायरेक्शन है इसी एक्सिस के अलाउंग होगा, मतलब राइट हैंड थंब रूल। इस फिंगर मोड़ेंगे ऐसे, जिधर थंब रहेगा उसी डायरेक्शन में वो क्वांटिटी काम कर रही है। क्लियर? तो
तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो छिपा होता है, एक तरह से क्या होता है, छिपा होता है, हिडन है। बट हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सिस में। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के थे। तो मैं चाहूंगा इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो नोट कर लिया बच्चों। अब हम करेंगे इसको इरेज। माइक का तार बज रहा है, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेकिन एक वेक्टर अभी बचा हुआ है, वेक्टर नहीं कह सकते, एक और क्वांटिटी है, सॉरी, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज है। मतलब उसमें भी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपना डायरेक्शन के साथ क्या होता है, चेंज करता रहे। मतलब ये है अ क्वांटिटी हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड its magnitude become change on changing डायरेक्शन के चेंज होने पर इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता रहे, चेंज होता रहे, ठीक है। और स्पेसिफाइड डायरेक्शन ना हो तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं, टेंसर। ध्यान रखना इस बात को। टेंसर मतलब भाई न तो स्केलर है ये, तो न तो वेक्टर, ना स्केलर ही और ना ही वेक्टर, तो क्या बताएंगे उसे, टेंसर। भाई दिमाग में टेंशन दे रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, टेंसर कहेंगे। और इसका एक ही एग्जांपल अभी तक हमारे पास है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ना वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम लोग कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं बच्चों, टेंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो याद रखना, इसका अपना कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, डिफरेंट एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तो ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर, तो हम कहेंगे क्या, ये टेंसर है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ और वेक्टर्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। जैसे पहला है आपका, एक आता है फर्स्ट नंबर, यहां हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला जैसे है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। क्या हो, दोनों इक्वल हो। जैसे हमने कहा एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। दोनों वेक्टर बच्चों क्या है, इक्वल वेक्टर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। तो ये है वेक्टर इक्वल वेक्टर। सेकंड नंबर आता है अनइक्वल वेक्टर। कोई पूछिए व्हाट इज अनइक्वल वेक्टर, तो जब ना तो मैग्नीट्यूड सेम हो ना डायरेक्शन सेम हो। देखो ना मैग्नीट्यूड सेम है ना डायरेक्शन सेम है, तो क्या है ये, अनइक्वल वेक्टर। मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर। थर्ड आता है आपका जीरो वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसे हम वेक्टर जीरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जीरो से, और कुछ नहीं है। फोर्थ नंबर बच्चों आपका आता है, फोर्थ नंबर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है।
कोलिनियर का डिफिनेशन क्या होगा, या तो दोनों वेक्टर, यह है वेक्टर ए और यही इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, या अलग अलग लाइन में हो तो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो, या वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, ये पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, एक ही लाइन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर। और ये कोलिनियर वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, इसे बोलते हैं लाइक वेक्टर और ये है अनलाइक वेक्टर, ये है लाइक वेक्टर, ये है अनलाइक वेक्टर, इसी के ही पार्ट्स हैं, इसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 4। कुछ और भी है उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो इसे हम इरेज करेंगे, ओके। तो 4 हो गए। 5th नंबर आपका है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब जो वेक्टर्स क्या हो, एक ही प्लेन में हो। 5 नंबर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लो एक प्लेन है, ये एक्स वाई एक प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, यहां से एक वेक्टर गया है वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर यहां से गया है वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्या है, एक ही प्लेन में है, तो आपसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। 6 नंबर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर फैक्टर लिख रहा हूं, वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये 3 अलग अलग वेक्टर हैं, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो जब सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो बेटा, जब सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मॉड्यूलस वेक्टर। क्या होता है, मॉड्यूलस वेक्टर। मॉड्यूलस वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस निकालने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसको मैं लिख सकता हूं सिर्फ ओनली ए। मॉड्यूलस वेक्टर वो वेक्टर होता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को नहीं। जिसका मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये मॉडुलस वेक्टर हो गया, इसको हम जनरली ए लिख सकते हैं। कोई कहे मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर है तो क्या लिखेंगे, तो इसे सिर्फ बी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको भी आप नोट कर सकते हो, इरेज करें, ओके। तो ये 7 था। अब हम बात करेंगे 8th नंबर यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब इसी वेक्टर में हम इसी वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर दें, तो इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं ए कैप, मतलब कैप से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ओनली क्या होता है, 1, मैग्नीट्यूड 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसे हम डिनोट करेंगे एन कैप से, तो इसका जब मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ एन कैप क्या होता है, 1, मॉड ऑफ ए कैप 1, मॉड ऑफ बी कैप हो तो 1। तो जब भी यूनिट वेक्टर का मॉड लेंगे मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो ऐसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये हम निकालते कैसे हैं, किसी वेक्टर जो फुल वेक्टर है, ये वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। आप इसे जनरली ए कैप को लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन, इसको सिर्फ ए लिख सकते हो, ए। यहां से वेक्टर ए अगर निकालना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका,
वेक्टर मिल जाएगा। जब किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेक्टर। इस कॉन्सेप्ट का यूज बच्चों क्लास 12 में जरूर होगा। अगर जब भी आपको वेक्टर बनाना है तो उस स्केलर क्वांटिटी में, ये क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म है, इसमें अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो क्वांटिटी होगी ये वेक्टर बन जाती है, मतलब वेक्टर ए। यही है यूनिट वेक्टर। अब जैसे एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, क्लियर? तो एक्स के अलोंग होता है आई कैप, वाई के अलोंग होता है जे कैप और जेड के अलोंग होता है के कैप, क्लियर? तो इनका भी अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड ऑफ आई कैप लेते हैं, मॉड ऑफ जे कैप लेते हैं, मॉड ऑफ के कैप लेते हैं, तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यही है यूनिट वेक्टर बच्चों। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप, ये 3 डायरेक्शन में आई जे कैप लिया जाता है। ये रूल्स हमें सीखना है, ठीक है? तो ये था यूनिट वेक्टर के बारे में, और 2 वेक्टर्स और बचे हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और तो यहां तक आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये था यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बाद हम 2 वेक्टर्स और डिस्कस करेंगे। को इनिशियल वेक्टर हो गया, को टर्मिनस वेक्टर। क्या? को टर्मिनस, ये चैप्टर 9 है, को टर्मिनस वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिसका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो। क्या? टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर सेम। टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर क्या हो? सेम। जैसे एक पॉइंट ये है तो यहां से एक वेक्टर आया, यहां पे खत्म हो गया, वेक्टर ए। एक वेक्टर इधर से आया, यहां पे खत्म हो गया, वेक्टर बी। एक आया ऐसे वेक्टर, यहां पे खत्म हो गया, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी ए बी सी सबका एंडिंग पॉइंट यही है। सबका एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है, ओ। मान लिया, ओ क्या किया? मान लिया। तो ये क्या है? ये सभी वेक्टर ए बी सी को टर्मिनस वेक्टर है, को टर्मिनस वेक्टर, क्लियर? ओके, तो एक लास्ट वेक्टर बचा हुआ है 10 नंबर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा? जैसे वेक्टर ए ऐसे है, क्लियर? इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो क्या करिए? इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? नेगेटिव वेक्टर ए, माइनस वेक्टर ए। किसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के अपोजिट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका नेगेटिव वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर बी भी कह दूं, क्या कह दूं? वेक्टर बी मैं कह देता हूं, वेक्टर बी हटाओ, तो आप क्या कहोगे? वेक्टर ए बराबर है माइनस वेक्टर बी के, क्लियर? तो माइनस बी, बी क्या है? इसका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो वो जो वेक्टर है एक दूसरे की क्या है? नेगेटिव वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है, क्लियर? तो वेक्टर ए का नेगेटिव माइनस ए, जो कि या माइनस ए या माइनस बी, जो आप लेट करना चाहो, इक्वल है दोनों में, डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर? तो यही है नेगेटिव वेक्टर बच्चों, क्लियर है? बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर? इक्वल है, अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वो उसका क्या है? नेगेटिव वेक्टर है, क्लियर? यही है नेगेटिव वेक्टर का मतलब। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर कोई भी वेक्टर सेल्फ इटसेल्फ शिफ्टिंग होता है पैरेलल, अगर इफ, मैं लिखता हूं इफ अ वेक्टर, वेक्टर नोट लगा दीजिए बेटा, नोट, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड, शिफ्टेड, शिफ्टेड पैरेलल टू itself, then it will be equal, it will be equal in magnitude and direction, magnitude and direction, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में क्या होगा? इक्वल होगा, क्लियर? जैसे मान लो एक वेक्टर ये है ए, इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, और डायरेक्शन ये है, तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग कहां होगा? इधर हो सकता है,
यहां हो सकता है ना। इसके जस्ट पैरेलल शिफ्टिंग हम इसको यहां से हम यहां ला सकते हैं, मतलब इसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, यहां पे ऐसे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो क्या है, इसका सबका क्या है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो कहेंगे ये पैरेलल शिफ्टिंग है, इसकी सेल्फ पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, होती है, प्रॉपर्टी भी है, ये शिफ्ट होता भी है। आगे चल के इसका यूज करेंगे हम एडिशन वगैरह में। ठीक है, तो ये था वेक्टर्स के बारे में, इसका रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। आपको फील आ गया होगा इसका बढ़िया सा, है ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एरो से। एरो का हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन, और उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था फर्स्ट लेक्चर वेक्टर एनालिसिस का, मोशन इन प्लेन का पहला टॉपिक है। तो इसका जो सेकंड लेक्चर होगा वेक्टर के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।